दोस्तों, अगर पिछले 2 साल की बात करें तो पिछले 2 सालों में हमने बहुत कुछ देखा है। जैसे कि कोरोना, जो कि अभी भी हम देख रहे हैं। कोरोना के अलावा आर्टिकल 370 का हटना, जो कि कभी हमने सोचा नहीं था। उसके अलावा अयोध्या वर्डिक्ट के अलावा इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ, और उसके अलावा डीमोनेटाइजेशन, और भी बहुत कुछ छोटी बड़ी चीज़ें। दोस्तों, वैसे टॉपिक तो आप सबने देख ही लिया होगा, द कश्मीर फाइल। और ये मूवी जब लगी थी, मैं तब देखने के लिए गया हुआ था, लेकिन उस टाइम इसका रिव्यू डालने की मेरी हिम्मत भी नहीं थी और मैं सही टाइम का इसलिए वेट कर रहा था। तो चलिए आगे डिस्कस करने से पहले चलते हैं फ्लैशबैक। हेलो गाइस, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त नरेंद्र तिवारी एंड वेलकम बैक इन माय चैनल नरेंद्र पैराडाइज। तो दोस्तों, इस टाइम मैं हूँ एम्बियंस मॉल में, जो कि गुड़गांव में पड़ता है और साइबर सिटी के पास पड़ता है। और आज मैं आया हूँ मॉर्निंग शो 10:15 का शो देखने, द कश्मीर फाइल्स का। और नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं अभी तक सोया भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को मॉर्निंग शो यहाँ पे देखना था। तो चलिए मैं मूवी देखता हूँ। मूवी देखने के बाद बताता हूँ कैसी मूवी थी, आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे आया हूँ द कश्मीर फाइल मूवी देखने। तो चलिए पहले मूवी देखता हूँ, और मूवी देखने के बाद आपको बताता हूँ ये कैसी मूवी है और आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि हाइप तो बहुत सुनी है इस मूवी के बारे में। दोस्तों, वैसे मैंने सुना था द कश्मीर फाइल्स मूवी के पोस्टर जहाँ पर भी मल्टीप्लेक्स में ये रिलीज़ हुई है, वो लोग लगाने से बच रहे हैं, उन्होंने लगाया नहीं है। और यहाँ पर भी, तो दोस्तों यहाँ पर भी मैंने चेक किया, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ऑडी के बाहर ही मैं बैठा हुआ हूँ और कहीं पर भी मूवी का पोस्टर नहीं लगा हुआ। तो पीछे जो गार्ड भैया जो एंट्री करा रहे हैं, उनसे मैंने चेक किया कि उनसे मैंने पूछा कि क्या ऐसा सही है, द कश्मीर फाइल के पोस्टर क्यों नहीं लगे हैं, या फिर मूवीज़ के पोस्टर लगते हैं या नहीं लगते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जब कोई बड़ी मूवी लगती है तभी पोस्टर लगते हैं, जैसे कि KGF 2 लगने वाली है 4 अप्रैल को, तो उसके पोस्टर लगेंगे। तो इस टाइम कोई बड़ी मूवी नहीं है, इसलिए पोस्टर नहीं लगे होंगे। तो बाहर जो आपने टीवी देखी, बस उसी टीवी में जो भी रिलीज़ मूवी है उनका नाम लिख करके आ रहा है। अब द कश्मीर फाइल बड़ी मूवी है या छोटी मूवी है, वो तो आप गूगल पे सर्च करके चेक कर सकते हो, IMDb की रेटिंग चेक कर सकते हो, रिव्यूज़ देख करके आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर उसका एक भी पोस्टर नहीं है। दोस्तों, आप मेरे सामने स्क्रीन देख रहे हो, इसमें KGF, ब्रह्मास्त्र, इन सारी मूवीज़ का ट्रेलर सब कुछ चल रहा है, लेकिन द कश्मीर फाइल को प्रमोट करने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये मूवी सिनेमा घरों में जितना चलना था चल चुकी है, और जितनी कमाई करनी थी वो भी कर चुकी है, और इस मूवी के दौरान जितनी भी अच्छी बुरी बातें होनी थी वो भी हो चुकी हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इतना लेट में रिव्यू क्यों डाल रहा हूँ। ZEE5 पर ये मूवी 13 मई को रिलीज़ हो रही है। तो ये मेरी जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है डिसाइड करने के लिए कि वो इस मूवी को देखने के लिए ZEE5 का सब्सक्रिप्शन लें या ना लें, जिन्होंने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है। तो चलिए बाकी बातें मैं करता हूँ घर पे पहुँचने के बाद। तो दोस्तों, फाइनली द कश्मीर फाइल्स का रिव्यू मैं डेली डाल रहा था, कल पूरी करूँगा वीडियो। ऑफ कोर्स यूट्यूब के अलावा और भी बहुत सारे लाइफ में काम होते हैं, लेकिन अब आज वो टाइम आ गया है कि ये वीडियो या तो आज अपलोड होगी या फिर कभी नहीं अपलोड होगी। रीज़न बीइंग, आज है 13 मई और रात 12 बजे ऑलरेडी ये ZEE5 पर रिलीज़ हो चुकी है। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है, अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है। और ये वीडियो में मेनली उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जिन्होंने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप कौन हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप कहीं के भी रहने वाले हैं, आप द कश्मीर फाइल ज़रूर देखिएगा। रीज़न बीइंग, द कश्मीर फाइल देखने का मोटिव वही है जो मोटिव था द शिंडलर लिस्ट को बनाने का और उसे देखने का। मैंने द शिंडलर लिस्ट 4-5 बार देखी हुई है, और द शिंडलर लिस्ट के टक्कर की एक इंटरनेशनल मूवी जो फाइनली इंडिया में अब जा करके बनी है, दैट इज़ द कश्मीर फाइल्स। इनिशियली द शिंडलर लिस्ट जब रिलीज़ हुई थी, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने पूरी दुनिया में, स्पेशली जर्मनी में, इनका विरोध किया था। और उस विरोध का फ़र्क ये था, आज के टाइम पे अगर द कश्मीर फाइल की बात करें तो इंडिया में जो लेफ्टिस्ट हैं वो इसका ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, जबकि द शिंडलर लिस्ट जब लगी हुई थी तो राइट वालों ने ज़्यादा विरोध किया था। ऑब्वियस सी बात है, विरोध वही लोग कर रहे हैं जो इसे जानते हुए भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उस टाइम पर जो ज्यूज़ का जेनोसाइड हुआ था वो क्रिश्चियन लोगों ने किया था, जो जर्मनी के हिटलर थे उन्होंने किया था। और हिटलर की जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव थी, कहीं ना कहीं उसका भी एक हाथ था। तो इसी वजह से उन लोगों ने दिल पे ले लिया था, अपने धर्म पे ले लिया था, जबकि
जेनोसाइड का, मर्डर का, किलिंग का, रेप का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं होता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था उसके पीछे जो आइडियोलॉजी थी वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी थी। इसी वजह से वो मुंह छिपाए फिर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ पर जाकर के अपना मुंह छिपाएं। दोस्तों एक और चीज़, मैं ज़्यादा बात करके बोर नहीं करने वाला हूँ अपने इस रिव्यू में, केवल और अपनी और आपकी बात करूँगा, मेरा अनुभव कैसा था। क्योंकि द कश्मीर फाइल पे हज़ारों लाखों वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। वो वही कहावत हो गई ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो अगर आपको कुछ भी ढूंढना है, इवन रियल कैरेक्टर्स कौन थे, किस कैरेक्टर पे बेस्ड क्या है क्या नहीं है, वो आप कहीं भी यूट्यूब में जाकर के देख सकते हैं। इवन यूट्यूब पे इतना मटेरियल पड़ा हुआ कि उसके ऊपर 10 कश्मीर फाइल बन जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ये विवेक अग्निहोत्री जी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इतने सारे लोगों की स्टोरी 2.5-3 घंटे में पिरोना। ऑब्वियस सी बात है वो इस चीज़ से जस्टिस चाह करके भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि 2.5-3 घंटे में आप हज़ारों लोगों की स्टोरी नहीं बना सकते हैं। वैसे तो मेरा जो चैनल है, यानी कि आपके भाई का चैनल नरेन पैराडाइज, ये मेरा एक लाइफस्टाइल चैनल है जिसमें मैं घूमता हूँ, फिरता हूँ, अपनी लाइफ में क्या करता हूँ, ABCD जो भी मेरी लाइफ से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल जिस मकसद से फेसबुक आया था, मैं उसी पर्पज़ से वीडियोस बनाता हूँ और अपने चैनल पे डालता हूँ। मैं इसमें किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्शियल चीज़ों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो। लेकिन कई बार हमारे समाज में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर के हम कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आइरिएट हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि कैसे रिएक्शन देना चाहिए भी या नहीं देना चाहिए। और उन चीज़ों के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो निगेटिवली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को कंसीडर करते हुए ये हमारी एक एज अ इंडियन सिटीज़न हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर 100 लोग 1000 लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं तो फिर हम क्यों ना पॉजिटिविटी फैलाएं। क्योंकि अगर 1000 लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं, उनके अगेंस्ट में अगर 10,000 लोग पॉजिटिव बातें करेंगे तो फिर उनकी निगेटिविटी पे ध्यान देने वाला कोई भी नहीं होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम इंसान नहीं है, समाज में बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं और कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा कि हमारे पास 100% एक्यूरेट और सच खबर पहुंच रही हो। तो कई बार ऐसा होता है, भावनाओं के वशीभूत होकर के हम कई बार गलत रिएक्शन भी दे देते हैं। तो लेकिन हमें कुछ टाइम के बाद रियलाइज़ होता है कि उस टाइम पे हमारा जो रिएक्शन था, चाहे वो हमारे दोस्तों के प्रति हो, चाहे वो अननोन लोगों के प्रति हो या हमारी फैमिली के प्रति हो, वो कुछ टाइम के बाद रियलाइज़ होता है कि वो रिएक्शन उस टाइम पे गलत था, मैं अपनी जगह गलत था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर एक मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से मुझसे वो गलती हुई थी। कोई बात नहीं है, इसी का नाम ज़िंदगी, उतार चढ़ाव का नाम ज़िंदगी है। लेकिन हमें ये शपथ लेनी चाहिए कि अगर हमसे एक गलती हो रही है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम 5 अच्छी चीज़ें करें। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इसी पर्पज़ से बना रहा हूँ, ताकि एक समाज में, सोसाइटी में एक पॉजिटिविटी का मैसेज मैं दे पाऊँ अपने सारे दोस्तों में, अपने सारी फैमिली में और अपने सारे व्यूवर्स के थ्रू। तो दोस्तों उसी पॉजिटिविटी पे काम करते हुए मैंने बहुत सोचा, बहुत बार मेरा मन किया क्यों फालतू में इन चीज़ों पे पढ़ना, लेकिन एंड में मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मूवी से रिलेटेड जो निगेटिविटी समाज में फैली हुई है उससे रिलेटेड जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव मैसेज है, वो मैं आप लोगों को दूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बिना मूवी देखे ये पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है कि मूवी निगेटिव है, मूवी फेक है, ABCD इस टाइप का बहुत सारा। जब तक आप वो मूवी देखोगे नहीं, जब तक आप उससे रिलेटेड आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे, तब तक आपको सच नहीं पता चलेगा। और जब तक आपको सच नहीं पता चलेगा तब तक आप उस सच को एक्सेप्ट नहीं करोगे। जब तक आप उस सच को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप ऐसी निगेटिव चीज़ों को चाहे अनचाहे अनजाने में आप मोटिवेट करते रहोगे जिन ताकतों ने समाज में धर्म के नाम पर रेप, बलात्कार, मर्डर, जेनोसाइड और ये सारे जघन्य अपराध किए हैं। आप जब तक उनसे रिलेटेड जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं उनको देख करके उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप उस जेनोसाइड को एक्सेप्ट नहीं करोगे। और जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे उस चीज़ को, तब तक आप इनडायरेक्टली ऐसे लोगों को आप मोटिवेट करते रहोगे समाज में क्राइम करने के लिए। ये सेम उसी तरीके से है जैसे उदाहरण के तौर पर एक मैं A हूँ और एक मेरा पड़ोसी B है, ठीक है। अगर मेरे एंसेस्टर्स ने कभी, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ले रहा हूँ, आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले या इवन 20 साल पहले हमारे पड़ोसी को जाकर के सताया था और कुछ मर्डर भी शायद किए हुए थे, कुछ शायद और भी जघन्य अपराध और क्राइम किए हुए थे जिसकी सज़ा मिली है या नहीं मिली है।
और मैं आज की डेट में अपने पड़ोसी के पास जाता हूँ और मैं बिल्कुल सीना चौड़ा करके उस चीज़ को एक्सेप्ट करता ही नहीं हूँ। इट मीन्स मैं अभी भी उसे इनडायरेक्टली डरा रहा हूँ कि मैं किसी भी टाइम तुम्हारी फैमिली के साथ वही क्राइम फिर से रिपीट कर सकता हूँ। लेकिन अगर उसी की जगह मैं उस फैमिली के पास जाता हूँ जिसको प्रताड़ित किया था मेरे कुछ एंसेस्टर्स ने, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है दोस्तों, इसको रियलिटी से आप मत जोड़ना, और मैं जा करके उसे एक्सेप्ट करता हूँ, उनसे सॉरी बोलता हूँ, उनसे माफ़ी मांगता हूँ और उनको ये श्योरिटी देता हूँ कि आगे से कभी भी कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ हुआ तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूँगा और उसको जा करके मैं कानूनी जो भी सज़ा होगी एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन वो दिलवाऊँगा। तो यहाँ पर आता है एक्सेप्टेंस। आप किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो रियल लाइफ में किसी भी टाइप का फीडबैक हो या फिर ये जेनोसाइड हो। तो दोस्तों अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं फाइनली अपना एक्सपीरियंस, केवल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा द कश्मीर फाइल से रिलेटेड। तो अपना एक्सपीरियंस बताने से पहले, जैसा कि आप ये जो मीडिया में देखते हैं, मीडिया में एक न्यूज़ आती है उसको अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ करके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग न्यूज़ चैनल्स आप हम लोग को दिखाते हैं। और बहुत सालों से एक प्रोपोगेंडा चल रहा था कि किसी को प्रताड़ित करने पे, किसी को दबाने से, कुचलने से जो लोग होते हैं वो टेररिस्ट बन जाते हैं। तो इस मूवी के थ्रू इस बात का सबसे पहले खंडन किया गया है कि किसी भी क्राइम का धर्म से एक तो लेना देना नहीं है, दूसरा धर्म का जो इस्तेमाल करते हैं वो कहीं से भी प्रताड़ित लोग नहीं होते हैं। आप दुनिया के टॉप 100 टेररिस्ट की लिस्ट बनाइए जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं तो कम से कम 10 लोगों से ज़्यादा मारा होगा, 10 लोगों से ज़्यादा फीमेल्स का रेप किया होगा। आप उनमें से किसी भी बंदे को नहीं पाएंगे कि जिसको बचपन से लेकर जवानी तक कहीं भी दबाया गया हो या कुछ लाया गया हो। जो भी टेररिस्ट होते हैं या जो भी होते हैं, उनके फैमिली, उनके एंसेस्टर्स या फिर उनके पूर्वज या फिर उनके पेरेंट्स जो उनको संस्कार देते हैं वो उसी संस्कार को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद कुछ लोग जो है दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाते हैं और कुछ लोग दुनिया में टेररिस्ट बन जाते हैं। तो टेररिज्म का रीज़न कुछ नहीं है, उनके मन में जो बचपन से उनके माता पिता और उनके एंसेस्टर्स के द्वारा जो जहर भला गया होता है वही टेररिज्म के थ्रू सोसाइटी में निकलता है। हो सकता है माँ बाप की गलती ना हो सकता है वो जिन दोस्तों के बीच रह रहे हो उन दोस्तों की भी गलती हो सकती है। तो हम जब तक इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक क्रिटिसाइज नहीं करेंगे सारे क्राइम्स को दुनिया में, तब तक पॉजिटिविटी नहीं फैल पाएगी। तो जैसा कि मैं अपने पर्सनल रिव्यू बताने वाला था, हम किसी भी मूवी का जो रिव्यू करते हैं वो कुछ गिनी चुनी 5-6 चीज़ें होती है जिसके बेसिस पर रिव्यू करते हैं और उसमें सबसे पहली चीज़ आती है स्टोरी। द कश्मीर फाइल की जो स्टोरी है वो स्टोरी किसी ने भी नहीं लिखी है, उसमें कोई भी फैंटेसी नहीं है, कोई भी मनगढ़ंत उसमें डायलॉग नहीं है। उसमें विवेक अग्निहोत्री जी ने 700 से ज़्यादा जो कश्मीरी हिंदूज़ की फैमिलीज थी उनके इंटरव्यूज़ लिए। वो इंटरव्यूज़ उन्होंने रिकॉर्ड किए बाकायदा विद ऑल द आर्टिफैक्ट्स अवेलेबल। वो इसलिए ताकि कल को अगर कोई कोर्ट में जाकर के केस करता है या उनके अगेंस्ट में क्लेम करता है या उनको बदनाम करता है तो उसके लिए उनके पास सपोर्टिंग प्रूफ अवेलेबल हो। तो इस स्टोरी के बारे में क्रिटिसाइज़ करने की मेरी औकात नहीं है, क्योंकि मैं उन 700 से ज़्यादा फैमिली और उन हज़ारों लोगों की जो जाने गई हैं या फिर जो भी उनके साथ प्रताड़नाएँ की गई हैं, उनको अपने घर से निकाला गया है, मैं उसको जज नहीं कर सकता हूँ। तो 10 आउट ऑफ 10 फॉर स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरे नंबर पे आता है डायरेक्शन। चलिए स्टोरी तो कंफर्म थी, सब कुछ पता था, सब कुछ उनको मिल गया। अब डायरेक्शन कैसा था विवेक अग्निहोत्री जी का? मैंने 1-2 सो कॉल्ड जो बॉलीवुड के जो क्रिटिक्स होते हैं उनके रिव्यूज़ मैंने देखे, जो कि आप भी देख सकते हैं और खुद मूवी देखने के बाद जज भी कर सकते हैं। तो फाइनली ये मूवी देखने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से ये मूवी शायद ही बन सकती हो, इससे ज़्यादा न्यूट्रल तरीके से और इससे ज़्यादा सो कॉल्ड सेकुलर तरीके से ये मूवी नहीं बन सकती है। क्योंकि इस मूवी में कहीं पर भी किसी भी रिलीजन को ना ही ब्लेम किया गया है और ना ही किसी भी रिलीजन का इवन नाम लिया गया है जिन्होंने भी क्राइम किए थे। किसी भी तरीके से क्राइम को या रिलीजन अगेंस्ट क्राइम या रिलीजन सपोर्टिंग क्राइम ये मूवी कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करती है। इतने न्यूट्रल तरीके से कश्मीरी हिंदुओं का पेन फील कराना मुझे नहीं लगता किसी और डायरेक्टर के बस की बात है। क्योंकि कश्मीर की स्टोरी पे आज से पहले बहुत सारे मूवीज़ बन चुकी है। मेरे फेवरेट हीरोज़ तक मूवी बना चुके हैं, चाहे वो शाहिद कपूर हो चाहे ऋतिक रोशन हो। लेकिन अब जाकर के मुझे जब रियलिटी पता चली तब पता चला कि मेरे इन फेवरेट हीरोज़ ने एक तरीके से इस पूरी सोसाइटी का रेप कर दिया था ये मूवीज़ बनाने के बाद।
उदाहरण के तौर पे मार्तंडेय सूर्य मंदिर को जिसे महाराजा ललितादित्य जी ने बनवाया था, जिसके खंडहर आप देख सकते हैं गूगल पे, वहां पर पूजा करने के लिए इंडिया से लेकर के कैस्पियन सागर तक यानी यूरोप तक के जितने भी अनुयायी थे वो सब आते थे पूजा करने के लिए वहां पे। और वो जो खंडहर दिखते हैं उसका 10 गुना ज्यादा बड़ा मंदिर था। उस मंदिर को किस तरीके से तोड़ा गया, और केवल हैदर की वजह से, जो कि शाहिद कपूर की मूवी थी और मेरी फेवरेट मूवी थी काफ़ी टाइम तक, जो कि अब मेरी हेट लिस्ट में आती है, उस मंदिर को शैतान की गुफा के नाम से बदनाम कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये मूवी जितना पॉजिटिव तरीके से बनाई गई है उतना पॉजिटिव तरीके से तो आप यूट्यूब पे वीडियो भी कश्मीर के बारे में नहीं बता सकते। तीसरी चीज़ आती है सिनेमेटोग्राफी एंड म्यूज़िक, जो कि आप खुद देख करके जज कर सकते हैं। सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है, और म्यूज़िक स्पेशली जो वायलिन का म्यूज़िक है जो कि पेन को फील कराने के लिए जगह जगह पर यूज़ किया गया है, वो बुडापेस्ट की एक म्यूज़िक ग्रुप है, उन्होंने वो म्यूज़िक दिया हुआ है। उसके बाद आती है एक्टिंग की। एक्टिंग में भी हम लोग की जज करने की औकात नहीं है, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर जैसे बड़े बड़े महारथी हैं। उसके अलावा जो सबसे टफ रोल था, जिसको विवेक अग्निहोत्री जी ने अपनी खुद की वाइफ को दिया हुआ है, जो कि एक निगेटिव कैरेक्टर है जिसको कि पॉजिटिव तरीके से दिखाया गया है, जैसे कि आजकल न्यूज़ चैनल में जेएनयू को पॉजिटिव तरीके से दिखाते हैं। उसके अलावा एक्टिंग की मैं बात करूं तो सबसे नए कृष्णा पंडित हैं, जिनको कि आजकल हर कश्मीरी हिंदू ने अपना लड़के के तौर पे मान लिया है इस मूवी के बाद। तो आप खुद जज कर सकते हैं कि इसका एक एक कैरेक्टर में इतनी जान डाल दी गई है इन एक्टर्स के द्वारा कि आप इनको रियल मान बैठते हैं। तो दोस्तों मुद्दे की बात है फाइनली कंक्लूजन, मोटिव ऑफ द मूवी। ये मूवी बनाई क्यों गई है? ये मूवी इसलिए बनाई गई है, इसका मेन पर्पस ये है सबसे पहले तो जो जेनोसाइड हुआ था कश्मीरी हिंदुओं का उसको रिकॉग्नाइज कराना, क्योंकि अभी तक 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, या इवन आई शुड से 95 और 99% जो जानते ही नहीं है रियल स्टोरी की हुआ क्या था। द होल सोल पर्पज ऑफ मेकिंग दैट मूवी टू make people aware what has exactly happened 30 years ago or 32 years ago in Kashmir with Kashmiri Hindus, how Kashmiri Hindus became in minority, और उसके बाद बिल्कुल ही वो वहाँ से साफ हो गए। क्योंकि कश्मीर का सच ऐसा सच है, जो कि एक डायलॉग भी है द कश्मीर फाइल का, ये एक ऐसा सच है जो कहीं से जिसको इस तरीके से किया गया है पर्दे के पीछे, जो सुनने पे आदमी बिलीव न करे कि ऐसा भी कहीं हो सकता है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जितने लोग मारे गए, कितने लोग एग्जैक्टली मारे गए, कितनी औरतों का रेप हुआ, कितने बच्चे मारे गए, इसका कोई भी सबूत नहीं है। आप कहोगे एग्जैक्ट काउंटिंग क्या है, 10, 20, 50, 100, लाख, 10 करोड़, अरब, कितने लोग मारे गए, इसकी एग्जैक्ट काउंटिंग इसलिए नहीं है, एग्जैक्ट रिकॉर्ड इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि अगर आप जब रियल स्टोरीज में जाएंगे तो वहाँ के जो सबसे फेमस जज थे, या फिर उससे भी जो फेमस पर्सनालिटीज़ थे कश्मीर की, उनको सबसे पहले मारा गया था, जो कि आप नेट पे देखोगे अवेलेबल है। उनकी फैमिलीज अभी भी जस्टिस मांग रही है, उनके मर्डर के केस अभी तक एफआईआर उसकी दर्ज नहीं है। तो आप सोचो जब बड़े बड़े लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं है तो हमारे आपके जैसे लोग अगर वहाँ पे मरे होंगे तो उनके रिकॉर्ड्स कहाँ मिलेंगे? हो सकता है उनकी फैमिलीज ही ना अवेलेबल हो। कितनी फैमिलीज भूख की वजह से मर गई होंगी, कितनी उनकी फैमिलीज बीमारी की वजह से मर गई होंगी, जिनके रिकॉर्ड्स कहीं भी अवेलेबल नहीं होंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो पुलिस वहाँ पे रिकॉर्ड लिखती थी वो भी उन्हीं के कंट्रोल में थी, आतंकवादियों के ही कंट्रोल में थी। और अगर आप कई लोग ये भी कहेंगे ये तो चलो पास था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये तो हो गया, लेकिन ये पास नहीं था, ऐसा अभी भी हो रहा है। अभी जस्ट मैं ऑफिस से आ रहा था, आने से पहले मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें आज ही की डेट में एक कश्मीरी हिंदू को गोली मार करके मार डाला गया है। आज से अगर मैं पिछले 6 महीने के अंदर की बात करूं तो कोई हफ्ता ऐसा कश्मीर में नहीं जा रहा है जहां पर किसी न किसी सिख को, किसी न किसी कश्मीरी हिंदू को मारा जा रहा हो। और ये चीज़ें ऐसा नहीं कि खाली कश्मीर में हो रही हैं, ये चीज़ें हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से अभी भी कंटिन्यूसली हो रही हैं। किसी भी प्रकार की हत्या हो, किसी भी प्रकार का मर्डर हो, किसी भी प्रकार का रेप हो, ये सारे के सारे जघन्य अपराध हैं। धर्म के नाम पर, एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलने के नाम पर, प्रोपोगेंडा के नाम पर, किसी भी नाम पर हम किसी भी क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और जब तक सोसाइटी में होने वाले सारे क्राइम को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कंडेम नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन के व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, किसी भी रिलीजन के व्यक्ति के अगेंस्ट किया गया हो, जब तक हम उसे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे और जस्टिस की मांग नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, नियम बना लिया सब लोगों ने, एक झंडा ले लेते हैं और गवर्नमेंट को गाली देने लगते हैं। गवर्नमेंट को खोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी भी लोग गवर्नमेंट को, इतनी मूवी आने के बाद भी
शर्म नहीं आती है। लोग अभी भी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इंस्टेड ऑफ मेकिंग टैक्स फ्री टू द कश्मीर फाइल, व्हाई नॉट गवर्नमेंट इज मेकिंग डूइंग समथिंग फॉर कश्मीरी हिंदूज। गवर्नमेंट कश्मीरी हिंदूज के लिए कैसे कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अच्छे से पता है कि उनको अभी के अभी हम वहां पर जाकर के उनका घर भी दिलवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो फिर से मार डाले जाएंगे। आर्टिकल 370 का एप्रोगेशन गवर्नमेंट ने किया था, तो पूरा भारत बहुत खुश था कि फाइनली एक ऐसी गवर्नमेंट आई है, एक ऐसी ताकतवर गवर्नमेंट आई है जिसने हिम्मत दिखाई है उन सारे मुद्दों को धीरे धीरे खत्म करने की, जिनके बेसिस पे बहुत सारे लोग क्राइम कर रहे थे, जिनके ऊपर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज वोट्स लेने की कोशिश कर रही थी। तो जैसे ही करंट गवर्नमेंट ने 370 का एब्रोगेशन किया, उसके बाद लोगों में उम्मीद जगी थी। लेकिन ये उम्मीद जब आप नेट पे देखोगे, जब आप यूट्यूब पे देखोगे, जन्माष्टमी का भी इवन जब जुलूस निकलता है कश्मीर में, तो उसके आगे पीछे सिक्योरिटी कितनी होती है। जब वो दिन आएगा जब सिक्योरिटी की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, उसी दिन गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी। और गवर्नमेंट तभी कुछ कर पाएगी जब इस देश का बच्चा बच्चा ये मूवी देखने के बाद जस्टिस की मांग करेगा, जब ये मूवी देखने के बाद गवर्नमेंट से और जो भी आतंकवादियों की फैमिली वाले अभी भी जिंदा बचे हुए हैं उनसे ये मांग करेगा कि आप माफ़ी मांगो, आप आगे बढ़ के माफ़ी मांगो, अपने एंसेस्टर्स के लिए आप माफ़ी मांगो, अपने भाई बहनों के द्वारा किए गए कामों के लिए माफ़ी मांगो, और इस बात की गारंटी दो कि जब लोग अपने घरों में जाकर के रहेंगे आप उनको सेफ्टी दोगे, आप उनको नहीं मारोगे। ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, ये हमारे और आपके हाथ में है। जब तक हम आंख मुंह बंद करके इस चीज़ों को मोटिवेट करते रहेंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जेनोसाइड नहीं हुआ है, तब तक जितने भी आतंकवादी है वो आगे बढ़ बढ़ करके मारते रहेंगे। दोस्तों फाइनली मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी हैं आप लोग को दिखाने को, बहुत सारी रियल टाइम की वीडियोस हैं उस टाइम पे जब कश्मीरी हिंदू अपना घर छोड़ करके भाग रहे थे, उस टाइम की बीबीसी की वीडियो है और दूसरे न्यूज़ चैनल्स की भी वीडियो है मेरे पास। और जो कश्मीरी हिंदू जो कैंप में रह रहे थे किस तरीके से वो सामना कर रहे थे बहुत सारी कठिनाइयों का, चाहे वो भुखमरी हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो अशिक्षा हो, बहुत सारी चीज़ों का, उन सारी चीज़ों की रियल वीडियो है। लेकिन वो जब तक आप खुद नहीं रिसर्च करोगे, अगर आपको रियली में इंटरेस्ट है ह्यूमैनिटी के लिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ये मूवी देख करके उसके बाद भी अगर लगता है ये लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है तो आप इसको बंद कर सकते हो। लेकिन आप इस बात का याद रखना, जब तक आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, कंडेम नहीं करोगे, तब तक ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, ये आपको भी इम्पैक्ट करेगी, मुझे भी इम्पैक्ट करेगी। जब तक ये चीज़ें, ये इश्यूज हमारे देश में फिक्स नहीं होंगे, हमारा देश सोने की चिड़िया था और जब तक हम सारे लोग एक साथ नहीं खड़े होंगे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके इसे दोबारा सोने की चिड़िया बनाने के लिए, तब तक ये सोने की चिड़िया नहीं बनेगा। और ये फाइनली वीडियो बंद करने से पहले आप अगर अभी भी जानना चाहते हैं किस प्रकार से अपने देश में षड्यंत्र हो रहे हैं, तो मैं उदाहरण के तौर पे, एक तो आपने देख लिया सिनेमा हॉल्स में जहाँ कहीं भी ये मूवी लगी थी, इवन मैंने भी यूट्यूब पे देखा, खुद भी जाकर के मैंने ये फील किया, कश्मीर फाइल का पोस्टर किसी भी सिनेमा हॉल ने यूज़ नहीं किया, जबकि हर बड़ी मूवी का पोस्टर वो लोग लगाते हैं कि ये मूवी लगी हुई है, आओ आप आकर के टिकट लो और देखो। इवन जब अपने मैं वाइफ को दिखाने के लिए लेकर के गया हुआ था तो गुड़गांव के MBS मॉल में अलाउ नहीं किया गया क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा है, इस वजह से अलाउ नहीं किया गया। जबकि इंडिया के बहुत सारे सिनेमा हॉल है जहां बच्चों को भी अलाउड किया गया है, क्योंकि यही बच्चे, मैंने सोचा था मेरा पुरु सबसे पहली बार लाइफ में इंडिया की सबसे ब्रिलियंट मूवी में से एक मूवी देखेगा। लेकिन कोई बात नहीं, RRR ऑल्सो ब्रिलियंट मूवी, वो भी आप लोगों को देखनी चाहिए, और वो भी ZEE5 पे आ रही हो, यानी कि एक के साथ एक फ्री है। ZEE5 का सब्सक्रिप्शन आप आज ही लीजिए और लेने के बाद द कश्मीर फाइल ज़रूर देखिए, RRR भी देखिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी पहली कंट्रोवर्सी। दूसरी, ऐसा नहीं है अपने देश में ही कुछ लोग मानवता के विरुद्ध हैं, पूरी दुनिया में हमारी मानवता, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारा जो देश की, इंडिया की जो प्रोग्रेस है, उसके पीछे किस लेवल पे कॉन्स्पिरेसी हो रही है आप IMDb से चेक कर सकते हैं। इंटरनेट मूवीज डेटाबेस दैट इज कॉल्ड IMDb, वेयर इन यू कैन डू लॉग इन एंड यू कैन गिव वोट टू एनी मूवीज आउट ऑफ 10। एंड इस मूवी का जो रेटिंग जा रहा था वो 9.9 या 9.8 जा रहा था स्टार्टिंग के कई दिन तक। सडनली एक ही दिन में, एक ही घंटे में मैंने देखा, जैसे ही मैंने अपडेट देखी वैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, वो जो रेटिंग थी वो कम होने के बाद वो डायरेक्टली 1 पॉइंट समथिंग रेटिंग कम हो रही एक घंटे के अंदर, जबकि ऑलरेडी वहां पे लाखों वोट थे। एक घंटे के अंदर उसको IMDb ने खुद ब खुद कम कर दिया, ये सच मान करके कि इसको जो वोटिंग हो रही है वो सही नहीं हो रही है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? क्योंकि जो वोट देने वाले लोग हैं वो रियल हैं। मैंने वोट दिया था 10 आउट ऑफ 10, आई एम अ रियल पर्सन। आप मेरी रेटिंग को कैसे खुद ब खुद कम कर सकते हो? ये आप समझ सकते हो किस लेवल पे जो है कॉन्स्पिरेसी हो रही है। तीसरे लेवल की कॉन्स्पिरेसी,
सो कॉल्ड ग्रेट डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड विधु विनोद चोपड़ा, जिन्होंने कश्मीर के ऊपर एक सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा मूवी बनाई थी। आपने उसका नाम भी सुना होगा, शिकारा, जो कि रिलीज़ कब चली गई उसका पता नहीं चला। उसका रीज़न केवल यही था, मैंने शिकारा मूवी के बारे में केवल एक वीडियो देखी थी जब उसका प्रीमियर किया था। प्रीमियर में भी बेशर्मी की हद देखी आप विधु विनोद चोपड़ा की, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को बुलाया हुआ था। कश्मीरी हिंदू वहाँ पर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि तुमने मेरे साथ मजाक किया है, हमारी फैमिली के लोगों को मारा गया, हमारी फैमिली की लोगों की लाशें काट करके नालियों में डाली गई और आप मजाक कर रहे हो हमारे साथ जो भी जेनोसाइड हुआ है। हद यहीं पर नहीं पार होती है। उसके अलावा उनकी जो वाइफ है, उनकी वाइफ का एक यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप खुद जाकर के सर्च कर सकते हैं। उन्होंने लिटरली जो अपने व्लॉग में लिखा है, आप ये मूवी की जो रियलिटी अगर आप जानते हो, आप वो व्लॉग जाकर के पढ़ना, आपको शर्म आएगी। आप सोचोगे एक भारतीय महिला इतना निर्लज्ज होकर के, इतना क्रूर होकर के कैसे लिख सकती है, कैसे इतनी सारी डेथ्स और रेप को वो फर्जी बोल सकती है, उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर सकती, क्योंकि उस ब्लॉग को पढ़ करके उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर डिप्रेशन में जा सकता है। हो सकता है कि वो अपने साथ कुछ गलत कर ले। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा सिनेमा हॉल्स में भी मर्डर हुए हैं, लोगों ने थप्पड़ मारे हैं, और वो भी थप्पड़ धर्म के नाम पे मारे गए कि आप ये मूवी देखने क्यों जा रहे हो। दोस्तों, मतलब हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर एक इंसान को बर्दाश्त नहीं है कि सामने वाला इंसान हम ये मूवी देखने जा रहा है, केवल मूवी देखने के नाम पे मर्डर किए गए, केवल मूवी देखने के नाम पर थप्पड़ मारे गए। और तो और हद यहाँ पे ही पार नहीं होती है। मेरे ही खुद के होम टाउन लखनऊ से एक महाशय थे जिन्होंने PIL दाखिल करी इस मूवी के अगेंस्ट में कि ये मूवी नफरत फैलाएगी। दोस्तों, एक मूवी नफरत कैसे फैला सकती है? नफरत फैलाने वाले मैं और आप होते हैं, और ये केवल हमारा लास्ट डिसीजन होता है कि वेदर आई वांट टू स्प्रेड हेट्रेड और वी वांट टू स्प्रेड लव इन दी सोसाइटी। ठीक है, इवन अगर मेरी वीडियो भी कहीं से किसी को निगेटिव लगती है तो वो भी आपके ख्यालात है। वो शेक्सपियर ने कहा है ना, ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स आईज, इस टाइप से करके। खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती, तो आप अपनी आंखें खूबसूरत बनाओ। जब तक आपकी आंखें खूबसूरत नहीं होगी, जब तक आप सोसाइटी में पॉजिटिव चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करोगे, जब तक आप सोसाइटी में पॉजिटिव चीज़ों को स्प्रेड नहीं करोगे, जब तक आप कश्मीर फाइल जैसी मूवी को देख करके उसको प्रेज नहीं करोगे, उसको पॉपुलर नहीं बनाओगे, तब तक धर्म के नाम पर ये सारे क्राइम्स होते रहेंगे। क्योंकि एक्सेप्टेंस स्टार्ट होता है पहले लेवल पे। एक्सेप्टेंस होने के बाद फिर हम कंडेम करते हैं, और उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि कोई कुछ भी करे, हम अपनी लाइफ में ऐसा क्राइम कभी भी नहीं करेंगे, ना धर्म के नाम पर, ना किसी भी दुश्मनी के नाम पर। कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए एक है, और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए होना चाहिए। कोई भी सज़ा हो, मेरे लिए भी एक होनी चाहिए, आपके लिए भी एक होनी चाहिए। ना ही सज़ा अलग होनी चाहिए, ना ही फल अलग होना चाहिए। चलिए, इस वीडियो का मैं यहीं पे अंत करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप आज ही अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, और अगर आप मुझसे इत्तेफाक नहीं भी रखते हो, तो आप कमेंट में ज़रूर डालना, और मूवी देखने के बाद कमेंट डालना कि आपको ये मूवी में क्या नेगेटिव लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, या फिर मेरे व्यूज़ क्या आपको गलत लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।